नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। यदि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के छात्र हैं तो ये वाला टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करके रखिए। यूट्यूब चैनल में हमारे साथ है तो भी ये वाला टेलीग्राम ज्वाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट, सारे मोस्ट इंपोर्टेंट पिक्स, सारा रिवीजन सब कुछ यहाँ पे बताया जाता है। टेस्ट को ध्यान से अटेम्प्ट करिए और बताइए कितना स्कोर आपने किया है, कितने सही किए हैं टोटल क्वेश्चन में से। सभी लोग अपना अपना स्कोर जरूर कमेंट करिए। दोस्तों ये यूपीपीसीएस प्री का सेक्शनल मॉक टेस्ट पेपर है और एंशिएंट हिस्ट्री के हम क्वेश्चंस देखने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। ये बाइलिंगुअल फॉर्मेट में दी हुई सीरीज है। एक तरफ हिंदी में और एक तरफ अंग्रेजी में लिखा हुआ आपको दिखाई देगा। देखिए जैसे यहाँ पर है। पहला प्रश्न आप देख रहे हैं, वेद त्रयी के बारे में पूछा गया है और इसमें कौन कौन से वेद आपके शामिल होते हैं ये बताना है। तो त्रयी का मतलब होता है 3 और 3 वेद इसमें से कोई होंगे और 4 वेदों की संख्या है, ये भी आप जानते हैं। बताइए कौन सा होगा। तो देखिए इसमें तीनों जो शुरुआती वाले हैं, जो पहले वाले हैं वही शामिल है। ऋग्वेद है, यजुर्वेद है और सामवेद है, लेकिन अथर्ववेद इससे बाहर है तो इसीलिए इसका ए वाला ही होगा, पहला, दूसरा और तीसरा। सिंपल है। इसके बाद चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग रेसेस मेड इंडिया देयर होम। इसमें से कौन सी जो प्रजाति या जनजाति या रेस थी वो भारत को अपना घर बनाई थी। नीचे नाम दिया हुआ है। ये आर्य थे, यूनानी थे, शक थे, हूण थे, तुर्क थे। इसमें से कौन से थे। तो देखिए ये सभी थे, जितने यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं ये सभी यहाँ पर भारत में अपना डेरा डालने के इच्छुक थे और यहाँ डेरा डालते भी हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है, अब यहाँ थोड़ा सा बड़ा प्रश्न है ये। इसमें स्टेटमेंट दिए हुए हैं। स्टेटमेंट वाइज आप देख लीजिए। द वंडर दैट वाज इंडिया, ये किताब का नाम है। आर्थर लेवेनिन बॉशम के द्वारा इसको लिखा गया है और पहली बार 1954 में इसका पब्लिकेशन होता है। कई इतिहासकार जैसे कि F.A. पर्टिगर और H.C. राय चौधरी, इन्होंने पुराणों में दिए गए अलग अलग राजवंशों की वंशावलियों के आधार पर इतिहास लिखने का प्रयास किया है और परिवारों का अध्ययन और उनकी वंशावली का जो इतिहास होता है इसके अनुरेखण की प्रक्रिया को या इस विज्ञान को जिनोलॉजी कहा जाता है। इस प्रकार से दिया है। सही का आपको इसमें से देखना है सही कौन सा है। तो ये सभी है और इसीलिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा। ये तीसरे नंबर के प्रश्न को आप देख रहे हैं, इसका बी वाला हो जाएगा। यहाँ पर सब E.F.G के रूप में दिया हुआ है, बी वाला इसका सही होगा। ठीक है, तीनों सही है इसमें। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, गलत का चुनाव करना है। पूरा प्रश्न आपको दिखाई दे रहा है। चूज इनकरेक्ट। तो पहले में कहा गया कि डी कोसंबी, D.R. चाना, R.S. शर्मा, इसके अलावा रोमिला थापर, इरफान हबीब, ये जाने पहचाने नाम आपके हैं। बिपिन चंद्रा, सतीश चंद्रा, इनकी बुक्स आप पढ़ते हैं। तो भारत के ये कुछ प्रमुख मार्क्सवादी इतिहासकार हैं। इनका जो गुट है वो कैसा है, मार्क्सवादी है। और H.C. राय चौधरी 1892 टू 1957, इन्होंने अपनी पुस्तक पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इंडिया, इसमें प्राचीन भारत के इतिहास को महाभारत के युद्ध के समय से लेकर गुप्त साम्राज्य के समय तक फिर से बताया और V.A. स्मिथ के द्वारा बनाए गए तथ्यों को, जो तथ्य उन्होंने बनाए थे उसको व्यवहारिक रूप से स्पष्ट कर दिया। ये कुछ दिया हुआ है। गलत का आपको चुनाव करना है। ये पूरा विकल्प देख लीजिए और ये प्रश्न देख लीजिए। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए वाला। इसमें कुछ भी गलत नहीं है, सब सही है। ये सब जो है ना ये मार्क्सवादी इतिहासकार हैं और ये H.C. राय चौधरी के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है ये भी एकदम करेक्ट है। इसके बाद चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए। सही का चुनाव करना है। तो हिंदू पॉलिटी पुस्तक के लेखक K.P. जायसवाल थे और यह 1924 में पब्लिश होती है। 1904 में विंसेंट आर्थर स्मिथ के द्वारा अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया को पब्लिश किया गया और पुस्तक का लगभग 1/3 हिस्सा इसमें अलेक्जेंडर के आक्रमण का वर्णन किया गया है, मतलब सिकंदर के। और द सेक्रेड बुक ऑफ द ईस्ट, ये किताब का नाम है। एशियन धार्मिक लेखन के अंग्रेजी अनुवादों का 50 खंडीय ये सेट है, मतलब 50 खंडों वाला पूरा संग्रहण है एक तरह से, जिसे कि मैक्स मूलर के द्वारा संपादित किया गया था और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस के द्वारा 1879 और 1910 के बीच में पब्लिश किया गया था। इसने हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, ताओइज्म, इसके अलावा कन्फ्यूशियसवाद, पारसी धर्म, जैन धर्म, इस्लाम, इन सब के आवश्यक पवित्र ग्रंथों को शामिल किया है। मतलब कई सारे धर्मों को यहाँ पे शामिल करके इसे बनाया गया है। तो ये पूरा लंबा चौड़ा आपका प्रश्न है और नीचे जो विकल्प है उन्हें भी देख लीजिए। ये रहे, इसमें से आपका कौन सा सही है ये बताना है, देख लीजिए। तो ये जो 5th नंबर का क्वेश्चन है इसका करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा। ये तीनों ही सही हैं। इस प्रकार के भयंकर जो स्टेटमेंट आपको दिखाई दे रहे हैं कुछ भी गलत नहीं है। तो इन सभी स्टेटमेंट से अलग अलग क्वेश्चन भी बन सकते हैं, इसलिए एक एक फैक्ट को ध्यान दीजिएगा। पॉज करके स्क्रीन को आप पूरा प्रश्न जो है रोक कर लिख सकते हैं। ये होगा इसका। इसके बाद 6वें नंबर के प्रश्न को देखिए। यहाँ पर वेदांगों के बारे में कहा गया है कि वेदों की उचित समझ के लिए वेदांग, वेदांग का मतलब क्या, वेदों के अंग, इनका विकास किया गया। तो कौन कौन से इसमें से वेदांग हैं आपको बताने हैं। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष, ऐसे दिया है। ये 6 है टोटल और वेदांगों की संख्या कितनी है ये अगर आपको पता है तो आप आराम से गेस कर लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो करेक्ट आंसर है वो सी हो जाएगा। ये सभी है, मतलब इसमें आपको अगर क्रमबद्ध तरीके से व्यवस्थित करना हो तो आप व्यवस्थित कर सकते हैं। छंद है, उसके बाद फिर शिक्षा है, उसके बाद फिर कल्प है, उसके बाद तब व्याकरण आपका आएगा और उसी क्रम में तब निरुक्त और ज्योतिष को डालेंगे। कुल मिलाकर इनका नाम महत्वपूर्ण है, इनका क्रम महत्वपूर्ण नहीं है। तो इसका 5, 1, 2, 3, 4, 6 ये सभी होंगे। इसके बाद चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 7 को देखिए। आर्यों की मूल मातृभूमि अभी भी विवादास्पद है, मतलब ये कहाँ से आए थे, कहाँ से इनका उद्गम हुआ था, वो स्थान जो है अभी डिस्प्यूट उस पर चल रहा है। लेकिन सबसे स्वीकृत सिद्धांत जो है वो मूलर का है और उसमें ये कहा गया है कि ये मध्य एशियाई थे, मध्य एशिया से आते हैं। मध्य एशियाई सिद्धांत भी टर्की का जो बोगसकोई शिलालेख है उसके द्वारा सिद्ध होता है, मतलब ये कहाँ से आए थे, ये सिद्ध होता है बोगसकोई से। और उसके बाद ये कहा गया है कि इसमें 4 वैदिक देवताओं का उल्लेख किया गया था, ये जो बोगसकोई शिलालेख था। तो आप बताइए कि इसमें से किस देवता का उल्लेख उसमें नहीं था। जिसका था उसको नहीं चुनना है, जिसका नहीं था वो चुनना है। प्रश्न को ध्यान से देखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी वाला। यहां पर देखिए इसका जो डी वाला है, ब्रह्मा का उल्लेख नहीं था।
बल्कि ब्रह्मा की जगह फिर किसका उल्लेख था? नासत्य का उल्लेख था। इस प्रकार से इसके बाद चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 8 को देखिए। आयुर्वेद के बारे में कहा गया है कि ये किससे संबंधित हो सकता है? जैसे कि वेदों के उपवेद होते हैं तो वैसे ही ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ऊपर के सभी, ये किससे संबंधित है बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 8 जो है इसका करेक्ट आंसर या तो ए हो जाएगा या फिर सी हो जाएगा। मतलब इसमें दोनों चीजें हैं। आयुर्वेद की उत्पत्ति वैदिक युग में हुई है, एक बात है, और स्वास्थ्य और रोगों से संबंधित जो सामग्री है वो अथर्ववेद में उपलब्ध है। और इतिहासकारों का दावा ऐसा है कि आयुर्वेद जो है वो अथर्ववेद का हिस्सा है। लेकिन यहाँ थोड़ी सी कमी है कि ऋग्वेद जो है वो सबसे पहला वेद है और उसमें भी बीमारियों और औषधियों के बारे में उल्लेख किया गया है। तो हम ये नहीं कह सकते कि आयुर्वेद उससे नहीं लिया गया है। तो यहाँ अगर ऐसा प्रश्न आता है तो इसमें दोनों सही होना चाहिए, ऋग्वेद और अथर्ववेद। ठीक है, आगे चलते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 को देखिए। यव के बारे में कहा गया है कि प्राचीन इतिहास में यव का उल्लेख है, ये किससे संबंधित है? यावा नहीं है बल्कि यव है। तो कृषि, व्यापार, सैन्य, कोई नहीं, इसमें से किससे संबंध है बताइए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, इसको बरली कहा जाता है यानी जौ, तो ये कृषि से संबंधित है। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 को देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग वर इंपॉर्टेंट वैदिक रिचुअल, इसमें से कौन सा वैदिक रिचुअल जो है वो महत्वपूर्ण है? अश्वमेध यज्ञ है, वाजपेय यज्ञ है, राजसूय, ये सब यज्ञों के नाम हैं। तो इनमें से कौन कौन सा महत्वपूर्ण है बताइए। क्वेश्चन नंबर 10 डी हो जाएगा, सभी तो महत्वपूर्ण है, ये सब राजाओं के द्वारा करवाए जाते थे। अश्वमेध जो होता था उसमें घोड़ा छोड़ देते थे, जो पकड़ता था उसको लड़ना पड़ता था। उसके बाद घोड़ा अपनी दिग्विजय करके आता था तो उसको मारकर उसकी चर्बी से हवन किया जाता था। ऐसे ही वाजपेय यज्ञ होता था, राजसूय यज्ञ होता था। तो ये सभी महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 10 जो है ये परफेक्ट है। इसके बाद चलते हैं आगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 में ये कहा गया है कि सबसे महत्वपूर्ण ब्राह्मण ग्रंथ जो है वो शतपथ ब्राह्मण है, जो सबसे अधिक संपूर्ण और महत्वपूर्ण है। यह 100 पवित्र पथ की सिफारिश करता है। किससे संबंधित है ये? हर वेद के ब्राह्मण ग्रंथ होते हैं, तो शतपथ ब्राह्मण किससे संबंधित है? और इसमें जो डाटा दिया है उसको ध्यान दीजिएगा, 100 पवित्र पथ की सिफारिश करता है। फिलहाल ये किससे जुड़ा हुआ है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 11 का वो बी हो जाएगा, इसका संबंध यजुर्वेद से। इसके बाद चलते हैं आगे। अगर ब्राह्मण ग्रंथों को आप देखिए तो इसमें जो अलग अलग वेदों के ब्राह्मण ग्रंथ, ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथों में ऐतरेय और उसके अलावा कौशिकी आते हैं। सामवेद में अगर देखा जाए तो पंचविश, इसके अलावा षड्विश, जैमिनीय, इस प्रकार के छांदोग्य, ये सब उपनिषद और ब्राह्मण आदि आते हैं। यजुर्वेद में अगर देखा जाए तो वहाँ पे कथक, इसके अलावा कृष्ण, तैत्तिरीय, ये सब उपनिषदों का नाम यहाँ दिया हुआ है। और गोपथ जो है ये आपका अथर्व वाले हिस्से में आता है। तो इसमें शतपथ वाला जो है ये किसका आ जाएगा? ये आपका। इसके बाद अगले प्रश्न को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 को देखिए, चूज द करेक्ट। इसके बाद इसमें कहा गया है, स्टेटमेंट आप देख रहे हैं, मुक्तिका उपनिषद, इसके हिसाब से कुल 102 उपनिषद है। और व्यास के महाभारत को रामायण से भी अधिक यहाँ पे तुलना की गई उसकी। तो व्यास के महाभारत को रामायण से भी पुराना माना गया है। और ईसा पूर्व 10वीं शताब्दी से 4वीं शताब्दी तक की जो अवधि है उसका ये वर्णन करता है। इसे जय संहिता और सहस्त्रिणी संहिता के नाम से भी जाना जाता है। इसमें करीब 1 लाख श्लोक हैं, ऐसा दिया हुआ है। वाल्मीकि कृत रामायण में 24,000 श्लोक हैं और इसकी रचना 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में हुई थी और 5 चरणों से ये होकर गुजरती है। 5वीं अवस्था 12वीं शताब्दी ईस्वी में समाप्त हुई थी। तो ये रचनाओं का क्रम है। देखिए, कोई भी जो ग्रंथ होता है वो एक झटके में नहीं लिखा जाता, उसमें कई सारी जो अवधियां हैं वो बीत जाती हैं। लंबा अगर ग्रंथ होता है तो बहुत सारा समय लग जाता है। इसमें से आपको सही का चुनाव करना है, देखकर बताइए। क्वेश्चन नंबर 12 पूरा प्रश्न आपको दिखाई दे रहा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो सी हो जाएगा। सी का मतलब यह है कि दूसरा और तीसरा तो सही है, लेकिन यहाँ पर देखिए जो उपनिषदों की संख्या बता रखी है ये वाला गलत है। उपनिषदों की टोटल संख्या कितनी है? 108 है, ये आप भी जानते हैं, और इसीलिए पहला गलत है, सिर्फ दूसरा तीसरा सही है, और इसलिए इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 को देखिए। ऑर्थोडॉक्स स्कूल ऑफ वेदा, इसमें इंक्लूड क्या क्या था ये आपको बताना है। मतलब जो आस्तिक दर्शन था उसमें कौन कौन सी चीजें शामिल हैं? न्याय है, वैशेषिक है, योग है, ऊपर के सभी। कुछ जो दर्शन है वो आस्तिक है और कुछ यहाँ पे अनास्तिक या नास्तिक कहे जा सकते हैं। फिलहाल इनमें से बताइएगा। तो क्वेश्चन नंबर 13 जो है उसमें उपरोक्त सभी, ये जितने भी हैं ये सभी आस्तिक दर्शन के ही तो हिस्से हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 को देखिए। अनुलोम और प्रतिलोम ये किससे संबंधित है? तो ये विवाह से संबंधित है, इसमें सीधी बात है, शादी या विवाह। इसके बाद परुष्णी, परुष्णी ये किसका ऋग्वैदिक नाम है आपको बताना है। यहाँ पर ये नदियों के नाम से संबंधित है, आप जानते हैं। तो सिंधु, रावी, रवि लिखा हुआ है, रावी होगा। सतलज और गोमती, परुष्णी किसका नाम था बताइए। तो ये जो परुष्णी है आप जानते हैं ये रावी नदी का नाम था। यहाँ अगर देखा जाए तो ये रावी नदी का नाम था। वैसे जो इंडस रिवर जिसे आप कहते हैं वो सिंधु नदी के नाम से जानी जाती है। झेलम को वितस्ता कहा जाता था। इसके अलावा चेनाब को अस्किनी कहा जाता था। रावी को परुष्णी कहा जाता था। व्यास को विपाशा कहा जाता था। और जो यहाँ पे सतलज आपको दिखाई देती है वो पहले शतुद्री के नाम से, गोमती जो है वो गोमल के नाम से, कुर्रम जो है ये क्रुमु के नाम से, और जो घग्घर आप कहते हैं ये दृष्टवती के नाम से जानी जाती थी। तो ये सब नदियों के नाम है। इसमें से आपका सही कौन सा है? ये रावी हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16, शाहबाजगढ़ी और मानशेरा, इसमें अशोक के जो शिलालेख हैं वो किस लिपि में लिखे गए हैं आपको बताने हैं। तो अशोक के जो ज़्यादातर शिलालेख हैं वो तो एक सामान्य लिपि में लिखे गए हैं, लेकिन ये जो दोनों आपको दिखाई दे रहे हैं इन पर पश्चिमी प्रभाव आपको दिखाई देगा, और ये खरोष्ठी लिपि में लिखे गए। खरोष्ठी में लिखे गए हैं या आरमाइक में? जरा दोनों में से देखकर बताइएगा। बाकी सी और डी तो इसका होगा नहीं, ए और बी में से हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 16 तो इसका ए ही होगा। ये खरोष्ठी भाषा में लिखे गए हैं, मतलब लिपि इसकी जो है वो खरोष्ठी है, और भाषा जो है वो, यहाँ देखिए लिपि का मतलब क्या होता है? लिखना, लिखने वाली। तो जिस चीज़ का इस्तेमाल लिखने के लिए किया जाता है वो लिपि होती है। इसके बाद चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 17 को देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सिक्कों से संबंधित नहीं है?
निष्क है, पान है, सतमान है और कामना है, इसमें से कौन सा होगा? तो क्वेश्चन नंबर 17 जो है इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। कामना जो है ये सिक्कों से संबंधित नहीं है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 को देखिए, यहाँ पर कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन से शब्द प्रशासनिक इकाई से संबंधित नहीं है? तो कोट्टम है, मंडलम है, नाडु है और भुक्ति है, इसमें से कौन सा होगा बताइए। क्वेश्चन नंबर 18 में देखिए कोई भी जवाब सही नहीं है। ये जितने हैं ना, मतलब यहाँ कहा है कि कौन से संबंधित नहीं है, तो प्रश्न ही गलत दिया है। ये सभी यहाँ पर सही जितने भी आपको दिखाई दे रहे हैं ये प्रशासनिक अमले से संबंधित है। कोट्टम भी है, मंडलम भी है, नाडु भी है और भुक्ति भी है, बस क्षेत्र अलग अलग है तो शब्द भिन्न भिन्न है। इसके बाद चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 19 को देखते हैं। इसमें यह कहा गया कि एलोरा में कैलाश मंदिर जो कि शिव को समर्पित था, इसकी राष्ट्रकूट वंश के कृष्ण प्रथम के शासनकाल में खुदाई की गई थी। और भारत में नयनारों यानी शिव संत और अलवारों यानी वैष्णव संत, इनके नेतृत्व में भक्ति आंदोलन चला था। तो आपको बताना यह है कि सही क्या है इसमें से। क्वेश्चन नंबर 19, तो इसमें दोनों सही है। ये जो दोनों इन्फॉर्मेशन आपको दिखाई दे रही है ये परफेक्ट है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 को देखिए। इसमें कहा गया कि चूज द ऑड, मतलब इसमें से विषम का आपको चुनाव करना है। तो कुल है, वंश है, गोत्र है और कोश है। तो आप जानते हैं कि कुल, वंश और गोत्र ये परिवार से ही संबंधित होता है, पीढ़ियों से संबंधित होता है, लेकिन कोश का संबंध इसमें खजाने या संग्रह से है। तो इसका जो डी वाला है ये विषम। शब्दों का अर्थ अगर जानते रहेंगे तो यहाँ बहुत आराम से कर लेंगे। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 21 है उसमें कहा गया है कि सही का चुनाव कीजिए और दो स्टेटमेंट दिए हैं। तो अभिज्ञान शाकुंतलम और उसके आगे लिखा है कि 1789 विलियम जोन्स के द्वारा इसका अंग्रेजी में ट्रांसलेशन किया गया। भगवत गीता 1785 विल्किंस के द्वारा इसको अंग्रेजी में प्रस्तुत किया गया। तो आप बताइए सही क्या है। क्वेश्चन नंबर 21, और देखिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो ए हो जाएगा। पहला और दूसरा दोनों ही यहाँ पर सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ यहाँ पे एकदम परफेक्ट है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 को देखिए। अरेंज द क्रोनोलॉजी वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं और यहाँ पर वही दिया हुआ है। विक्रम संवत है, शक संवत है, गुप्त युग है। तो बताइए कि इनका सही क्रम क्या होगा, पहले कौन और बाद में कौन। यहाँ पूरा प्रश्न आपको दिखाई दिया। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो बी हो जाएगा, पहला, दूसरा और तीसरा, मतलब इसमें तीनों ही जो है वो सही ऑर्डर में अरेंज है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 को देखिए। जोरवे संस्कृति ये चारकोलिथिक पुरातात्विक संस्कृति थी जो कि किस राज्य के बड़े क्षेत्रों में मौजूद थी, उस राज्य क्षेत्र का नाम आपको बताना है। तो यहाँ कहा है कि भारत की सबसे बड़ी जैन आबादी वाला राज्य, भारत का सबसे पश्चिमी राज्य और कर्नाटक, या फिर कोई नहीं, इसमें से कौन सा होगा। तो क्वेश्चन नंबर 23 जो आप देख रहे हैं इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए वाला। ए का मतलब ये है कि ये महाराष्ट्र से संबंधित, मतलब यहाँ देखिए भारत की सबसे बड़ी जैन आबादी वाला राज्य कौन सा है, ये महाराष्ट्र है, तो उसी से ये संबंधित है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 को देखिए। 24 में ये कहा जा रहा है कि ऋग्वेद वैदिक जो देवता थे उनका सही मिलान आपको करना है। इंद्र युद्ध के देवता थे, अग्नि भगवान और लोगों के बीच में मध्यस्थ थे, वरुण जल के देवता थे और सोम जो थे वो पौधों के देवता थे। कौन सा इसमें से सही मिलान वाला है, इसको आपको चुनना है, देख लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 24 जो है इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। इसमें पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा ये सही मिलान वाले पहले से हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, गलत महाजनपद और उसकी राजधानी चुनिए, मतलब इसमें से इनकरेक्ट आपको चुनना है। तो अंग की राजधानी चंपा, चेदी की राजधानी शुक्तिमती या शक्तिमती और सुरसेन या सूरसेन इसको कहा जाता था, इसकी राजधानी अयोध्या। तो नीचे वाला ही गलत है, तीसरा। यहाँ आप देख रहे हैं चेदी की शुक्तिमती या शक्तिमती थी वो सही बात है। सूरसेन या सूरसेन जो महाजनपद था इसकी मथुरा थी राजधानी, ठीक है, तो इसका तीसरा ही गलत है। इसके बाद 26 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 में फिर से आपको क्रोनोलॉजी इसकी अरेंज करनी है। तो कब्रिस्तान, एच संस्कृति का अंत, मतलब यहाँ पे कहा गया कि द एंड ऑफ सेरेमनी एच कल्चर, और उसके बाद आयरन एज ऑफ इंडिया, बर्थ ऑफ महावीर, मतलब महावीर स्वामी के जन्म की जो तारीख है वो आपको पता होनी चाहिए। एच कल्चर जो है उसका जो इंड होता है वो डेट मालूम होनी चाहिए, और उसके बाद भारत में जो आयरन एज का समय था वो मालूम होना चाहिए। तो इसे आप व्यवस्थित करिए। क्वेश्चन नंबर 26, और इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा आपका ए वाला। ए का मतलब ये हुआ कि पहला, दूसरा, तीसरा ये पहले से अरेंज है, मतलब इसे अगर आप देखें तो 1300 BC वाला जो समय है ये पहले वाले का हो जाएगा, और 1000 BC वाला जो समय है ये आयरन एज का है, और महावीर के जन्म की जो तारीख है वो 544 BC है, इसे आप जानते हैं। तो इसी क्रम में इसे अरेंज करेंगे, ये पहले से व्यवस्थित है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 27 को देखिए। जैन धर्म के महाव्रत निम्नलिखित में से कौन कौन से हैं? अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, कौन कौन से हैं बताइए। तो जैन धर्म के जो महाव्रत है उन्हें आपने पढ़ा है, इसमें कुछ पंचमहाव्रत और उसके बाद अणुव्रत, तो इसमें से कौन सा होगा। 27 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। ये सभी तो हैं, इसमें जो ब्रह्मचर्य है वो महावीर स्वामी के द्वारा जोड़ा गया है और बाकी पहले से चले आ रहे थे, तो इसमें पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा ये सभी होंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 28 को देखिए। पुस्तकों, लेखक और भाषा का यहाँ पर सही मिलान आपको चुनना है। तो हर्षचरित बाणभट्ट ये संस्कृत भाषा में लिखी गई है। अकबरनामा अबुल फजल के द्वारा लिखा गया है फारसी भाषा में। पृथ्वीराज रासो चंद बरदाई के द्वारा लिखा गया है ब्रज भाषा में। इस प्रकार से ये पूरा दिया है। तो 28 का जो करेक्ट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा, इसमें से बी वाला हो जाएगा, पहला, दूसरा और तीसरा। पहला, दूसरा और तीसरा ये आपका इसमें सही सुमेलित पहले से है। इसके बाद आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 को देखते हैं। 29 में फिर से आपको सही का चुनाव करना है।
तो मुद्रा राक्षस के बारे में कहा गया है, पुस्तक है कि यह वर्णन करती है कि चंद्रगुप्त मौर्य किस प्रकार से सत्ता में आता है। मतलब मुद्रा राक्षस अगर आप एनसीईआरटी जो एंशिएंट इंडिया वाली एनसीईआरटी है उसमें अगर देखेंगे तो कहा गया है कि मुद्रा राक्षस में ये वर्णन किया गया है कि चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो शूद्र माता की संतान था और वो नंदों के रनिवास में रहा करती थी, और वहाँ से फिर चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो बड़ा होता है, उसकी महत्वाकांक्षाएं जागृत होती हैं और इसे चाणक्य का सपोर्ट प्राप्त हो जाता है और उसके बाद वो नंद वंश का समापन करके वहाँ कब्जा कर लेता है। तो ये सब उसमें वर्णन किया गया है, मतलब चाणक्य किस प्रकार के दाव पेच करते हैं चंद्रगुप्त मौर्य को सिंहासन तक पहुंचाने के लिए, वो सब यहाँ पर दिखाई देता है। तो ये दिया हुआ है। और अभिज्ञान शाकुंतलम भगवान कृष्ण और राधा के जीवन की घटना है, मतलब उसी पर आधारित नाटक है। तो इसमें से आपको सही चुनना है। देखिए इसमें पहला वाला तो सही है, लेकिन जो दूसरा वाला है वो गलत है। अभिज्ञान शाकुंतलम में दुष्यंत और शकुंतला की कहानी है, महाराजा दुष्यंत, वहीं से भरतवंश की नींव पड़ती है। तो 29 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सिर्फ पहला वाला। इसके बाद चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 30। राज तरंगिणी के रचयिता कल्हड़ थे, मुद्रा राक्षस के विशाखादत्त थे, पंचतंत्र के शूद्रक थे और बुद्ध चरितम के अश्वघोष थे। इसमें सही क्या है आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 30 का जो करेक्ट आंसर है वो बी हो जाएगा, पहला, दूसरा और चौथा। पहला, दूसरा और चौथा ये तो सही है, लेकिन पंचतंत्र के शूद्रक कहाँ से हो जाएंगे? विष्णु शर्मा थे, आप जानते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, कालिदास ने निम्नलिखित जो दी हुई किताबें हैं यहाँ पे, इनमें से कौन सी पुस्तक लिखी है? तो मेघदूत, कुमार संभव, गीत गोविंद और रघुवंशम। इसमें से कौन कौन सी है? तो मेघदूत, कुमार संभव और रघुवंशम ये तो कालिदास का ही है, लेकिन गीत गोविंद किसका है? ये जयदेव का है। तो इसलिए इसमें 31 का करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? देखकर बताइए। 31 जो है इसका करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा। बी का मतलब यह है कि पहला, दूसरा और चौथा, गीत गोविंद की रचयिता तो ये कालिदास नहीं है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 32 को देखिए, चूज करेक्ट। यहाँ पे कहा गया है कि अलेक्जेंडर ने भारत पर धनानंद के शासनकाल में या उसके दौर में आक्रमण किया था। कोणार्क का मंदिर गंगा प्रशासन के नरसिंह के द्वारा बनवाया गया था। तो आप बताइए कि ये जो पूरा इंफॉर्मेशन दिया है और तीसरे स्टेटमेंट में कहा जा रहा है कि कुषाणों के शासनकाल में मथुरा कला का उत्कर्ष होता है। ये 3 स्टेटमेंट हैं, सही का चुनाव आपको करना है। तो क्वेश्चन नंबर 32 जो आपने देखा इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। ये तीनों ही सही है। अलेक्जेंडर का जो दौर था वो ये घनानंद वाला दौर था, और उसके अलावा कोणार्क का मंदिर ये गंग जो डायनेस्टी के समय का है उसको यहाँ बताया गया है, वो सही बात है। और कुषाणों के शासनकाल में मथुरा कला का उत्कर्ष होता है। इसके अलावा गांधार शैली जो है वो भी आगे आती है। ये चीज़ें हैं। तो इसका पहला, दूसरा और तीसरा तीनों सही है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, अजंता पेंटिंग के बारे में पूछा गया है कि ये किससे संबंधित है? हड़प्पा काल से, मौर्य काल से, बौद्ध काल से या किसी से नहीं? देख लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 33 का हो जाएगा डी वाला, कोई नहीं, ये गुप्त काल से संबंधित है। अजंता की जो पेंटिंग है ये गुप्त काल से संबंधित है, इसमें से किसी से नहीं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 34 को देखिए, गलत का चुनाव कीजिए। तो यहाँ 2 स्टेटमेंट दिए हुए हैं। ताम्रलिप्ति गुप्त काल में पूर्वी तट का एक महत्वपूर्ण बंदरगाह था, जिसे कि वर्तमान में तामलुक के नाम से जानते हैं। और समुद्रगुप्त की जो उपलब्धियां हैं वो इलाहाबाद स्तंभ के अभिलेख में, यानी जो प्रयाग स्तंभ लेख है उसके अभिलेख में दर्ज की गई हैं। तो आपको गलत चुनना है 34, और 34 का इसमें से कोई भी गलत नहीं है, दोनों सही है, और इसीलिए हमने नॉन को चुना है, यानी कोई भी नहीं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 35 को देखिए, इसमें 2 स्टेटमेंट है। कहा जा रहा है कि सही का चुनाव कीजिए। तो माना जाता है कि दिल्ली के मेहरौली लौह स्तंभ में चंद्रगुप्त द्वितीय की उपलब्धियां दर्ज हैं। कनिष्क ने शक युग को शुरू किया था और यह आज भारत सरकार के द्वारा इस्तेमाल किया जाता है, मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसे यूज करती है। तो कौन सा सही है इसमें से? क्वेश्चन नंबर 35 का जो करेक्ट आंसर है वो ए हो जाएगा, पहला और दूसरा। इसके बाद आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 36 को देखिए। बुद्ध चरित द्वितीय शताब्दी ईस्वी की शुरुआत में अश्वघोष के द्वारा लिखित एक महाकाव्य है, और यह बुद्ध के जीवन काल के बारे में है, और इसकी रचना किसने की थी आपको बताना है। तो किसके जीवन काल के बारे में है ये इसमें दिया हुआ है, सिर्फ इसमें रचयिता का नाम आपको बताना है, और किसमें की गई थी ये पूछा गया है। यहाँ पर रचनाकार का नाम नहीं पूछा गया है, बल्कि जो भाषा है वो पूछी गई है, संस्कृत में, हिंदी में, प्राकृत में या पाली में, कौन सा होगा। तो क्वेश्चन नंबर 36 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए वाला, यानी संस्कृत भाषा, यहाँ पर ए वाला सही। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 को देखते हैं। 37 में ये कहा गया है कि 265 ईसा पूर्व में कलिंग के साथ लड़ी गई लड़ाई का नेतृत्व व्यक्तिगत रूप से अशोक ने किया था, और वह कलिंग को जीतने में सक्षम था। अशोक के 13वें रॉक कट एडिक्स ने कलिंग युद्ध का विशद वर्णन किया है। तो ये कुछ दिया हुआ है, इसमें देखकर बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 37 जो आप देख रहे हैं इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए वाला, यानी पहला और दूसरा दोनों यहाँ पर सही है। ये जो कलिंग युद्ध का यहाँ पे तारीख दिया हुआ है सही दोनों है, लेकिन इसका जो 265 दिया है वही गलत है। इसकी डेट 265 नहीं बल्कि 261 होगी, ये वाला इसका समय। तो यहाँ डेट को सुधार लीजिएगा और बाकी सब सही है, इसका पहला दूसरा। इसके बाद चलते हैं आगे, 37 के बाद 38 को देखते हैं। इसमें कहा गया कि चूज इनकरेक्ट, गलत का आपको चुनाव करना है। तो त्रिपिटक या जो टिपिटका था ये थेरवाद बौद्ध धर्म में सबसे अधिक माना जाने वाला धार्मिक प्रवचन का सांस्कृतिक सिद्धांत है, मतलब पाली भाषा को आप कह सकते हैं। और कैनन के 3 तत्व हैं, विनय पिटक। इसके अलावा अगर देखा जाए तो इसमें जो विनय पिटक है इसमें अनुशासनात्मक सिद्धांत है या नियम है, जिनके द्वारा भिक्षुओं से उनके जीवन जीने की उम्मीद की जाती है। और सुत्त पिटक जो कि भगवान बुद्ध और बौद्ध धर्म के अन्य प्रमुख विद्वानों के प्रवचन के तौर पे देखा जाता है। और अभिधम्म पिटक जो है ये ब्रह्मांड की प्रकृति और बौद्ध विश्वास पर दार्शनिक प्रवचनों की एक श्रृंखला है। त्रिपिटक को गौतम बुद्ध की मृत्यु के तुरंत बाद एक सभा या भिक्षुओं की परिषद के माध्यम से इकट्ठा किया गया था। ये पूरे 3 स्टेटमेंट बड़े बड़े हैं, इन्हें जरा ध्यान से देख लीजिएगा और इसमें से बताइए कि आपका गलत क्या है। जो इनकरेक्ट है उसकी तलाश करनी है। ये पूरा प्रश्न आपके सामने है और ये विकल्प। तो
38 का जो करेक्ट आंसर है वो डी हो जाएगा। डी को आप देख रहे हैं, कोई नहीं, इसमें से गलत कुछ भी नहीं है, सब के सब जो है वो सही है और इसीलिए हम डी का चुनाव करते हैं। इसमें तीनों को फिर से देख लीजिए और आगे चलते हैं। देखिए, चूज इनकरेक्ट, यहाँ भी आपको इनकरेक्ट की ही तलाश करनी है। तो बुद्ध धर्म का या बौद्ध धर्म का महायान संप्रदाय ये गुप्त साम्राज्य के शासनकाल के दौरान उभरता है। बौद्ध धर्म में पाट्टिमोखा संघ के नियमों के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो ये कुछ दिया हुआ है, आप बताइए कि इसमें से गलत क्या है। मतलब ये चीज़ें इसमें दी हुई हैं, जो स्टेटमेंट उसे आप देख रहे हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 39 जो है इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, कुछ भी गलत नहीं है, दोनों ही सही है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 40 को देखिए, गौतम बुद्ध के शिक्षक कौन थे ये आपको बताना है। पाणिनि, कपिल, पतंजलि, आलार कलाम, इसमें से कौन से थे। तो क्वेश्चन नंबर 40 का डी हो जाएगा आलार कलाम। इनसे इन्होंने शिक्षा प्राप्त की थी और उसके बाद फिर जाकर ये समाधि में लीन हो जाते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 41 को देखते हैं, चूज करेक्ट। यहाँ पर 3 स्टेटमेंट है। पहले वाले में कहा गया है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण एक भारतीय सरकारी एजेंसी है जो कि संस्कृति मंत्रालय से जुड़ी हुई है और पुरातात्विक अनुसंधान और देश के सांस्कृतिक स्मारकों के संरक्षण के लिए उत्तरदायी है। इसकी स्थापना 1861 में अलेक्जेंडर कनिंघम ने की थी और इसके पहले महानिदेशक भी वही थे। अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व के पिता के रूप में जाना जाता है और ASI के निदेशक के पद पे लॉर्ड कर्जन ने 1902 में बहाल किया था। मतलब ये जो पद है महानिदेशक का, इसको लॉर्ड कर्जन के द्वारा 1902 में बहाल किया गया था, ऐसा यहाँ पर दिया हुआ है। तो ये पूरा फैक्ट है आपका, इसे देख लीजिए। इसमें से सही कौन सा है आपको बताना है, विकल्प देखिए और ये पूरा प्रश्न है। तो क्वेश्चन नंबर 41 का जो करेक्ट आंसर है वो पहला वाला, मतलब ए वाला ही हो जाएगा। पहला, दूसरा और तीसरा, ये तीनों ही इसमें सही है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 42 को देखते हैं। इसमें ये कहा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल वर नोन बाय हड़प्पन्स, मतलब इसमें से हड़प्पा सभ्यता के लोग किन किन धातुओं को जानते थे। तांबा को जानते थे, पीतल को जानते थे, सोना के बारे में उन्हें पता था और लोहे के बारे में पता था। किसके बारे में मालूम था बताइए। तो इसका सी होगा। देखिए, पहला, दूसरा और तीसरा, इनके बारे में तो ये जानते थे लेकिन लोहे के बारे में इनको पता नहीं था। तो इसका सी वाला होगा, पहला, दूसरा, तीसरा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43, सही का चुनाव करना है। तो रुद्रदामन का जो जूनागढ़ अभिलेख है उसके बारे में कहा जा रहा है कि इसे रुद्रदामन का गिरनार रॉक कट शिलालेख भी कहा जाता है, इसी का ये दूसरा नाम है। और रुद्रदामन प्रथम के द्वारा एक चट्टान पर उत्कीर्ण ये संस्कृत गद्य है, संस्कृत का गद्य है, मतलब इसे प्रोज के फॉर्मेट में लिखा गया है। और यह जूनागढ़ गुजरात भारत के पास ऐसे दिया हुआ है, गिरनार पहाड़ी के पास स्थित है, भारत में गिरनार पहाड़ी के पास स्थित है, ऐसे कहा गया। और शिलालेख को 150 CE का जो टाइम था उसके बाद शीघ्र ही दिनांकित किया गया। और उसके साथ ये कहा गया कि जूनागढ़ की चट्टान में अशोक के शिलालेख, मतलब अशोक के जो मेजर रॉक एडिक्ट्स हैं उनके 14 शिलालेख, उसके अलावा रुद्रदामन प्रथम और स्कंदगुप्त की जो जानकारियां हैं वो उपलब्ध हैं। मतलब इसमें ये जूनागढ़ का जो रॉक एडिक्ट है इसके बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है। तो आप बताइए सही क्या है। ये पूरा प्रश्न आप देख रहे हैं, ढांचा इसका। और 43 का जो करेक्ट आंसर है वो इसमें से कौन सा होगा। इसका जो करेक्ट आंसर है वो ए हो जाएगा। इसमें जितने हैं वो सभी सही है। ये जो इन्फॉर्मेशन आपको दिख रही है इसमें से सभी करेक्ट है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44 को देखते हैं। हु वाज ही, वह कौन था। वह चंद्रगुप्त के पुत्र थे। उसने 297 ईसा पूर्व से 273 ईसा पूर्व तक शासन किया था। उसने ग्रीक स्रोतों में अमृता घाट, मतलब अमित्र चेट्स की उपाधि जो है उसको धारण किया था। अमित्र घात कहा जाता है, यहाँ अमृता घात दिया हुआ है। ये गलत तरीके से अनुवाद किया गया है और अनुवाद की समस्या आपको पिछले वाले प्रश्न में भी दिखाई दे रही है। तो यहाँ इंग्लिश वाला जो वर्जन है उसे ध्यान से देख लीजिएगा, उससे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। फिलहाल इसका सभी सही था। 44वां जो है इसको बताइए। ये सारे जो कथन इसमें दिए हैं ये किसकी ओर इशारा करते हैं। तो ये बिंदुसार के बारे में कहा जा रहा है, इसमें साफ साफ मालूम हो रहा है। और चंद्रगुप्त का पुत्र था तो ये निश्चित रूप से बिंदुसार ही होगा। तो पहला वाला सही है इसका, ए वाला। इसके बाद 45 को देखिए। इसमें कहा गया कि किसको भारत का मैकियावेली कहा जाता था। कौटिल्य को कहा जाता था, चंद्रगुप्त को कहा जाता था, विक्रमादित्य को कहा जाता था, या किसी को नहीं कहा जाता था। तो प्रश्न जो है वो कुछ बहुत सरल है, कुछ थोड़े मध्यम है और कुछ कठिन है। इसमें से सरल वाला आपके सामने आ गया है, इसे देख लीजिए। इसका ए वाला होगा, कौटिल्य को कहा जाता था। इसके बाद दूसरी बौद्ध परिषद की अध्यक्षता किसने की थी। सबकामी ने की थी, महाकश्यप ने की थी, वसुमित्र ने की थी, या इसमें से कोई नहीं था। तो 46 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका इसमें से हो जाएगा ए वाला। ए का मतलब यह है कि सबकामी के द्वारा इसे यहाँ पे इसकी अध्यक्षता की गई थी। यहाँ दूसरी जो बौद्ध परिषद है उसकी बात की जा रही है। अध्यक्षता सबकामी के द्वारा की गई थी और उस समय जो शासनकाल था वो किसका था। ये कालाशोक का शासनकाल था। ये सेकेंड काउंसिल की बात हो रही है, वैशाली में होती है 383 BC में। इसके बाद चलते हैं आगे। यहाँ पर 47 को देखिए। भविष्य बुद्ध कौन है ये आपको बताना है। फ्यूचर के बुद्धा कौन है। विसप्पी है, इसके अलावा सिखी है, इसके अलावा वेसभ्यु है। इसमें से कौन कौन से नाम है देख लीजिए। तो 47 का जो करेक्ट आंसर आपका है, इसे विकल्प को ध्यान से देखिएगा, डी वाला हो जाएगा। मतलब कोई नहीं, मैत्रेय बुद्ध जो है वो भविष्य के बुद्ध है, इनमें से कोई भी नाम ठीक नहीं बैठता है। इसके बाद 48 को देखिए। हड़प्पा के लोगों के शिलालेखों के बारे में माना जाता है कि यह अधिकतर लिखे गए हैं बाएं से दाएं, दाएं से बाएं, दोनों, मतलब दोनों तरीके से लिखे गए हैं, या कोई भी तरीका इसमें से नहीं आजमाया गया है। तो शिलालेखों का जो क्रम है या लिखने का तरीका है वो कैसा है देखकर बताइए। तो 48 जो है इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। मतलब दोनों तरीके से लिखे गए। ऐसा माना जाता है कि जो शिलालेख है वो ज़्यादातर दाएं से बाएं लिखे गए, लेकिन कभी कभी जो बॉन्स्ट्रोफिडन शैली है यानी उल्टी वाली, उसको इस्तेमाल किया जाता था। तो इसका सी वाला चुनना ज़्यादा बेहतर रहेगा, दोनों। इसके बाद 49 को देखिए। यहाँ ये कहा गया
कि विच ऑफ द फॉलोइंग वाज फर्स्ट रिकॉर्डेड यूरोपियन टू विजिट हड़प्पा ऑन हिज वे टू द पंजाब। मतलब पंजाब के रास्ते में हड़प्पा का दौरा करने वाला पहला यूरोपी कौन था। इसमें से नाम आप देख लीजिए, चार्ल्स मैसन था, सर जॉन मार्शल थे, अलेक्जेंडर कनिंघम थे या अलेक्जेंडर बर्न्स थे। इसमें से नाम कौन सा था। तो 49 का ए हो जाएगा, ये चार्ल्स मैसन थे, पहला वाला ही इसका सही है। इसके बाद 50 को देखिएगा, इसमें कहा गया है कि ग्रेन्स वर फर्स्ट इवर प्रोड्यूस। इसमें से कौन सा अनाज जो है इसका उत्पादन सबसे पहली बार किया गया था, और कौन सा अनाज नहीं बल्कि अनाज का उत्पादन कब किया गया था ये आपको बताना है। अनाज जो है उसका प्रोडक्शन पहली बार कब किया जाता है। ये मेसोलिथिक में किया जाता है, नियोलिथिक में किया जाता है, पैलियोलिथिक में किया जाता है, या हड़प्पन जो समय था उसमें किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 50, तो इसका बी हो जाएगा, ये नियोलिथिक कल्चर का टाइम पीरियड था जिस समय की ग्रेन का प्रोडक्शन होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 51, इसमें कहा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग साइट इज वेस्टर्न मोस्ट। इसमें से कौन सी सबसे पश्चिमी है, कौन सा स्थल। तो सुतकांगेडोर है, लोथल है, मोहनजोदड़ो है और हड़प्पा है। इसमें से कौन सा होगा। तो क्वेश्चन नंबर 51 जो है इसका डी हो जाएगा, यानी हड़प्पा। हड़प्पा इसमें से सही होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 53 को देखिए, असल में ये 52 है, यहाँ नंबर गलत पड़ गया है। तो इसमें ये कहा गया कि अर्लीस्ट इविडेंस ऑफ सिल्वर इन इंडिया वाज फाउंड इन। ये जो अर्लीस्ट इविडेंस सिल्वर के हैं ये कहाँ से प्राप्त हुए हैं। हड़प्पा से, वैदिक कल्चर से, मौर्यन जो कल्चर है वहाँ से, या कोई नहीं। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो क्वेश्चन नंबर 52 जो आपका है इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, ये हड़प्पा वाली जो सभ्यता थी उससे प्राप्त हुए हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53 को देखते हैं। 53 में ये कहा जा रहा है कि मोस्ट कॉमन कलर फाउंड इन हड़प्पन पॉट्स, मतलब जो बर्तन हड़प्पा काल के थे उसमें सबसे कॉमन कलर कौन सा पाया जाता था। काला, नीला, पीला या इसमें से कोई नहीं। तो देखिए इसमें से कोई भी कलर नहीं है, वो ज़्यादातर जो कलर उसमें दिखाई देते थे वो लाल रंग के होते थे। इसके बाद चलते हैं आगे, 54 को देखिए। इसमें सिंधु घाटी संस्कृति का सबसे बड़ा स्थल कहाँ पर है ये आपको बताना है। मध्य प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश में है, हरियाणा में है, गुजरात में, कहाँ पर है। तो 54 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका सी हो जाएगा, हरियाणा में है। सबसे बड़े की बात हो रही है, हरियाणा होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 55 को देखिए, कविराज ये जो टाइटल है ये किसको दी गई थी। अमीर खुसरो को, समुद्रगुप्त को, स्कंदगुप्त को या अशोक को। इसमें से कौन सा था। तो 55 जो है इसका करेक्ट आंसर समुद्रगुप्त हो जाएगा, यानी बी वाला इसका सही है। इसके बाद 56, यहाँ पर चूज करेक्ट, सही का चुनाव आपको करना है। तो द वैदिक पीपुल वर्शिप वेरियस फोर्सेस ऑफ नेचर एज गॉड, मतलब जो प्रकृति की विभिन्न शक्तियां हैं, तरह तरह की पावर्स हैं, उनको यहाँ पे ईश्वर के समान ये मानकर पूजा करते थे। रिचुअल्स एंड सेक्रीफाइस, जिसे कि यज्ञ कहा जाता था, वर प्रैक्टिस बाई अर्ली वैदिक पीपुल, जो प्रारंभिक वैदिक काल था उसमें इस प्रकार के जो प्रैक्टिस थी वो की जाती थी लोगों के द्वारा। और उसके बाद वाकाटक के बारे में कहा गया है कि वाकाटक्स इनिशियली स्टैब्लिश देमसेल्फ इन अ विंध्यन रीजन, जो विंध्यन रीजन था वहाँ पे अपनी शक्ति का विस्तार करते हैं। और अंत में क्या होता है, जो दक्कन वाला एरिया है वहाँ पे ये मेन पॉलिटिकल पावर के रूप में सामने आते हैं। तो ये सब कुछ यहाँ दिया हुआ है। और ये कहा गया है कि वाकाटक रूल लास्टेड फ्रॉम द मिड 3rd एंड टू लेट 5th अर्ली 6th सेंचुरी एडी, मतलब इनका एक टाइम पीरियड का जो रेंज है वो दिया हुआ है, एक्यूरेट नहीं है, एक सामान्य सा दिया हुआ है। तो आप देखकर बताइए कि इसमें से सही कौन सा है। इसका जो हिंदी अनुवाद है वो बहुत ही बुरा है, पहले अंग्रेजी वाला देख लीजिएगा तब कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। इसमें से कौन सा होगा। 56 का जो करेक्ट आंसर है वो ए होगा। इसमें दोनों सही है। देखिए वाकाटक के बारे में जो इन्फॉर्मेशन दी है वो भी सही है, और ये जो पहली वाली वैदिक पीपुल्स के बारे में दी है ये भी सही है। प्राकृतिक शक्तियों की उपासना करते ही थे, तो इसका पहला दूसरा। इसके बाद 57 को देखते हैं। तो 57 में कहा गया कि चूज इनकरेक्ट, गलत का चुनाव कीजिए। सिंधु घाटी के लोग शिव की पूजा करते थे। सिंधु सभ्यता में मातृदेवी की उपासना होती थी। कोई भी सत्य नहीं है, दोनों सत्य है। कौन सा इसमें से गलत है, गलत का चुनाव आपको करना है। आपको इसमें दोनों वाला विकल्प है उसे आप चुनेंगे तो इसका मतलब है कि दोनों गलत हो जाएंगे। तो कौन सा होगा। 57 का जो करेक्ट आंसर है वो ए हो जाएगा। ए का मतलब यह है कि कोई नहीं, इसमें से इनकरेक्ट आपको खोजना था, तो कोई भी जो है वो इनकरेक्ट नहीं है। इसके बाद 58, नचिकेता और यम के बीच का जो प्रसिद्ध संवाद है ये किस उपनिषद में है। कठोपनिषद में है, केनोपनिषद में है, मुंडकोपनिषद में है, या किसी में नहीं है। तो कठोपनिषद में है, ये जाहिर बात है। और जो सत्यमेव जयते हमारा स्लोगन है हमारे भारत सरकार का और भारतवर्ष का, वो मुंडकोपनिषद से लिया गया है। यहाँ पे ये कठोपनिषद होगा, इसका ए वाला सही है। मुंडकोपनिषद जो है ये यहाँ पे सही नहीं है, इसका ए सही होगा। इसके बाद 59 को देखते हैं। यहाँ पर कहा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग अपीयर इन द लास्ट इन इंडिया, मतलब भारत में सबसे अंतिम में निम्नलिखित में से क्या आया। शहरी नियोजन आया, सोने के सिक्के आए, लोहे का हल आया, चांदी के सिक्के आए। कौन सी चीज आई 59। तो इसमें आप अगर देखिए तो इसका बी हो जाएगा। मतलब इसमें देखिए ये मैचिंग करने के लिए नहीं दिया हुआ है, लेकिन इसका अगर क्रम देखा जाए तो ए सी डी बी होगा। इसे अगर अरेंज आप करना चाहें तो पहले ए, उसके बाद सी, उसके बाद फिर डी और फिर बी। तो पूछा गया है कि सबसे अंतिम में क्या आता है, तो सबसे अंतिम में आपका जो बी वाला है, सोने के सिक्के, ये आते हैं। और सबसे शुरू में क्या आता है, शहरी नियोजन, ए वाला। ये इसका अरेंजमेंट है। इसके बाद आगे चलते हैं। जो 60वें नंबर का प्रश्न है उसमें कहा जा रहा है कि गुप्त शिलालेखों में संधि विग्राहिक नाम के जो उच्च अधिकारी थे उनका उल्लेख मिलता है। तो संधि विग्राहिक जो होते थे उनका काम क्या होता था, ये आपको बताना है। फॉरेन अफेयर संभालते थे, मिलिट्री वाला सेक्टर होता था, होम अफेयर्स होते थे, या कुछ नहीं, देख लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 60 जो है इसका विदेश मामले, मतलब ये विदेश मंत्री हुआ ही करते थे, आप जानते हैं। इसके बाद 61 यहाँ पर देखिए कहा गया है कि अस्तोमा सदगमय
अब यहाँ अनुवाद का दोष देखिए, यहाँ पर सैड लिखा है तो ये दुख बना दिया है, उल्टा हो गया है श्लोक पूरा। अस्तोमा सदगमय तमसोमा ज्योतिर्गमय मृत्योमा अमृतम गमय। तो ये जो श्लोक है, वैदिक श्लोक है, ये कहाँ से लिया गया है ये आपको बताना है। बृहदारण्यक से लिया गया है, ऐतरेय से लिया गया है, कौशिकी से लिया गया है, कहाँ से लिया गया है ये आपको बताना है। ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ है, उपनिषद नहीं है। फिलहाल इसमें से कौन सा होगा बताइए? 61। तो इसका करेक्ट आंसर आपका बृहदारण्यक हो जाएगा। ठीक है, ये यहीं से लिया गया है। इसके बाद चलते हैं आगे 62 को देखते हैं। वर्ण शब्द पहली बार कहाँ पर उल्लिखित किया गया है? ये यजुर्वेद का है, अथर्ववेद का है, सामवेद का है, या किसी में नहीं है? तो 62 का डी होगा। आप जानते हैं ये ऋग्वेद से लिया गया है। पुरुष सूक्त जो है उसमें 4 वर्णों की उत्पत्ति ब्रह्मा जी के 4 अंगों से मानी जाती है। इसके बाद 63 को देखिए, यहाँ पर शालीशुक के बारे में पूछा गया है। ये कौन था? मौर्य था, पल्लव था, गुप्त राजा था, या कोई नहीं था इसमें से? तो 63 जो है इसका ये हो जाएगा, ये मौर्य था। ये जो शालीशुक है ये मौर्य था। इसके बाद आगे चलते हैं। जो चंद्रगुप्त मौर्य का पूरा समय था, उसके बाद उसके जो जितने भी सक्सेसर होते हैं उसमें आप देखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64, इसमें सामवेद के बारे में कहा गया है कि ये वेदों में सबसे छोटा है। इसमें बहुत से छंद कहाँ से लिए हैं? मतलब इसमें जो छंद आपको दिखाई देते हैं वो कहाँ से लिए गए हैं? ऋग्वेद से, यजुर्वेद से, अथर्ववेद से, या ऊपर में से किसी, जितने भी आपको दिखाई दे रहे हैं उससे, ये सभी से बताइए। तो 64 का जो करेक्ट आंसर है, इसमें ध्यान से देख लीजिए, इसका जो करेक्ट आंसर है वो ए हो जाएगा। ये ऋग्वेद से ज़्यादातर अपनी जो चीज़ें हैं उनको उठाया हुआ है, जो छंद है उनको यहाँ पर लिया गया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65, यहाँ पर गोत्र का सरल भाषा में मतलब किसके आश्रय से? गोत्र। गोत्र शब्द जो है ये गोष्ठ से बना हुआ है, और गोष्ठ का मतलब होता है गायों के रहने का स्थान। तो ये गाय से संबंधित है। गाय पहले के समय में बहुत कीमती चीज़ मानी जाती थी, पैसे से ज़्यादा मूल्य गाय का होता था। तो यहाँ 65 जो है इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। इसके बाद 66 को देखिए, 66वें में कहा गया है कि प्रसिद्ध 10 राजाओं की लड़ाई जो दशराग युद्ध था उसका जिक्र कहाँ पर मिलता है? यजुर्वेद में, सामवेद में, उपनिषद में, या किसी में नहीं? तो इसमें से कोई भी नहीं है। ऋग्वेद में सबसे पहली बार ये जो परुष्णी के तट पे लड़ा गया था, ये दशराग युद्ध था, यानी 10 राजाओं के खिलाफ सुदाश के द्वारा लड़ा गया था। तो इसमें इसका उल्लेख मिलता है, ऋग्वेद में उल्लिखित है, इनमें से किसी में नहीं। तो डी हो जाएगा। इसके बाद माते तमा, देवी तमा, इसके अलावा नांदित्यमा, ये सब ऋग्वेद में एक नाम के तौर पर वर्णित किए गए। किस नदी का नाम है ये आपको बताना है। तो परुष्णी है, विपासा है, अस्किनी है, अस्किनी चेनाब को कहा जाता था, और कोई नहीं। इसमें से कौन सी होगी? तो 67 जो है इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। ये सरस्वती के बारे में कहे गए थे। सरस्वती को बहुत पवित्र माना जाता था, उन्हें देवी तमा, माते तमा इस प्रकार के संबोधन से संबोधित किया जाता था। तो डी वाला होगा। इसके बाद 68, टोटल नंबर ऑफ संस्कार, संस्कारों की संख्या कितनी है? 16 संस्कार है। तो यहाँ जो डी वाला ऑप्शन है वो सही होगा। इसके बाद 67, मनुष्य के जन्म से लेकर मृत्यु तक जो संस्कार होते हैं, यानी क्रियाकर्म उनके होते हैं, उन सब का इसमें ब्यौरा है। इसके बाद चलते हैं आगे, और जन्म से पहले के का जो समय होता है, यानी पहले की जो अवधि होती है, उसी समय से ये संस्कार शुरू हो जाते हैं। 69 को देखते हैं। बुद्धत्व के प्रतीकों के बारे में यहाँ सही मिलान आपको चुनना है। तो जन्म का प्रतीक कमल था, महाप्रस्थान जो था उसका प्रतीक घोड़ा था, आत्मज्ञान का प्रतीक पीपल था। कौन सा इसमें से सही सुमेलित है आपको बताना है। तो ए हो जाएगा, ये तीनों ही यहाँ पर सुमेलित है। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर कहा गया कि निम्नलिखित में से बुद्ध से संबंधित कौन सा स्थान सबसे दक्षिणी है, सबसे साउदर्न मोस्ट है, ये आपको बताना है। लुम्बिनी, सारनाथ, बोधगया, कुशीनगर, कौन सा होगा बताइए। तो 70 जो है इसका सी हो जाएगा। बोध गया इसमें सबसे दक्षिणी है। अगर उत्तर से दक्षिण के क्रम में चले तो इनमें सबसे दक्षिण में ये पड़ेगा। इसके बाद 71, नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक किससे संबंधित थे ये आपको बताना है। गुप्त पीरियड या गुप्तों से संबंधित थे, नंदों से संबंधित थे, पल्लवों से, या सातवाहन से? नालंदा। तो 71 जो है, इसे अगर आप ध्यान से देखिए, यहाँ वंशावली आपको बतानी है। तो ए हो जाएगा, ये गुप्त जो डायनेस्टी थी उससे संबंधित है। कुमार गुप्त नाम आपने सुना ही है, तो यहाँ गुप्त डायनेस्टी से संबंध हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं आगे 72, इसमें सही मिलान आपको चुनना है। तो कालिका पुराण शैव, और जानवरों को पालतू बनाना मध्यपाषाण, मेसोलिथिक, इसमें से कौन सा आपका सही है बताइए। दोनों दो चीज़ें हैं, अलग अलग एक साथ दे दी गई। 72 का जो करेक्ट आंसर है वो बी हो जाएगा। दोनों ही यहाँ पर सही सुमेलित हैं। ये जो शाक्त धर्म है उससे संबंधित है। यहाँ पर देखिए शैव नहीं होगा। कालिका पुराण, ये कालिका काली देवी को कहा जाता है, तो ये शाक्त धर्म से संबंधित है, शैव से नहीं। तो यहाँ सुधार कर लीजिएगा, शाक्त होगा। तो ये सुमेलित है। और उसके अलावा जो जानवरों को पालतू बनाना, ये मध्यपाषाण काल से शुरू होता है। तो दूसरा वाला भी ठीक है, इसका पहला दूसरा, बस यहाँ पे शैव की जगह शाक्त कर लीजिएगा। इसके बाद 73 को देखते हैं। 73 में कहा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल वर नॉट डिपिक्टेड ऑन सील ऑफ हड़प्पन कल्चर, मतलब जो हड़प्पा सभ्यता की मुहरें थी उन पर किस जानवर का उत्कीर्णन नहीं मिलता है। हाथी, इसके अलावा गैंडा, बाघ, हिरन, भेड़, गाय, ये सब जानवरों के नाम दिए हैं। कौन से जानवर का यहाँ पे उल्लेख या जिक्र नहीं प्राप्त होता है। तो 73 जो आपका है वो बी वाला होगा। बी का मतलब यह है कि छठवां, गाय का इसमें दर्शन नहीं होता है, बाकी जितने जानवर हैं वो सब यहाँ पर दिखाई देते हैं, मुहरों में इनका दर्शन हो जाता है। तो छठवां सिर्फ होगा, इसका बी वाला आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74, सुरकोटता, घोड़े की हड्डियां, चनहुदड़ों, लिपस्टिक का उपयोग, हड़प्पा सभ्यता शहरी और आर्य सभ्यता ग्रामीण, इसमें आपको सही मिलान चुनना है। मतलब ये सही सुमेलित इसमें से कौन कौन से हैं ये आपको बताना है। 74, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ए हो जाएगा। ए का मतलब यह है कि ये सभी सुमेलित है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, मतलब 1 2 3 4 ये सभी होंगे। इसके बाद 75 को देखिए, यहाँ गलत का चुनाव आपको करना है। गलत कौन सा है। हड़प्पा रवि, हस्तिनापुर रवि नहीं होगा, ये रावी होगा असल में। तो हड़प्पा रावी, हस्तिनापुर गंगा, नागार्जुन कोंडा कृष्णा,
ये नदियों के किनारे बसे हुए जो सभ्यताएं या शहर थे उनकी बात हो रही है। तो आप बताइए गलत क्या है? 75 डी हो जाएगा, इसमें डी वाला हो जाएगा। इसमें तीनों ही जो है वो पहले से सुमेलित है, तो कोई भी नहीं होगा, डी वाला हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 76, यहाँ देखिए कहा गया है सही मिलान चुनाव कीजिए। तो आलमगीरपुर मध्य प्रदेश, लोथल गुजरात, रोपड़ महाराष्ट्र ऐसे दिया हुआ है। आप बताइए कि कौन सा स्थान कहाँ पर था, ये सुमेलित है अथवा नहीं। 76 तो इसमें देखिए सी वाला होगा, सिर्फ दूसरा जो है वो सही सुमेलित है, बाकी सब तो यहाँ पर गलत ही है। आलमगीरपुर ये मध्य प्रदेश में नहीं है और रोपड़ जो है महाराष्ट्र में नहीं है, आप जानते हैं। इसके बाद चलते हैं आगे, तो इसमें आपका सही क्या हो जाएगा? 76 सी वाला हो जाएगा, सिर्फ दूसरा। 77 को देखिए, यहाँ पर आपको ऑड को चूज करना है। कालीबंगा, हड़प्पा, लोथल और दाइमाबाद ऐसे दिया हुआ है। तो इसमें ऑड क्या है ये बताइए? ये सभी तो स्थल ही है पुरातात्विक। इसका जो ऑड इसमें से पहलू है वो बी वाला होगा। बी का मतलब ये है कि हड़प्पा जो है ये पाकिस्तान में है, चला गया है पाकिस्तान में, पहले भारत का हिस्सा था, और बाकी जितने आपको दिखाई दे रहे हैं वो अभी भी भारत में। ठीक है, आगे चलते हैं 78 को देखते हैं। गलत का चुनाव करना है। रंगपुर गुजरात, दडेरी ये पंजाब में है, दाइमाबाद जो है महाराष्ट्र में है। इसमें से गलत कौन सा है बताइए? 78। तो 78 का सी हो जाएगा, कोई भी नहीं, जितने हैं सब सही हैं, यहाँ आप देख रहे हैं। इसके बाद चलते हैं आगे, 78 को आपने देखा। 79 को देखिए, हड़प्पन स्थल की पहचान कीजिए। तो इसमें ये कहा गया है कि 3 भागों में इसे बांटा गया था और उच्च जल प्रबंधन की प्रणाली जो है वो यहाँ पाई जाती है। तो ये क्षेत्र कौन सा है, कौन सा हड़प्पा स्थल है? धौलावीरा है, रोपड़ है, लोथल है, कालीबंगा, इसमें से कौन सा होगा? 79 का ए हो जाएगा। ये धौलावीरा के बारे में कहा जा रहा है, ये चीज़ें जो है ये धौलावीरा में है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80, इसमें कहा गया है कि किस आईआईटी के शोधकर्ता ये दावा कर रहे हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता लगभग 4350 साल पहले 900 साल लंबे सूखे के परिणाम स्वरूप खत्म हो गई। इसके खत्म होने के पीछे भी जो अलग अलग विचारधाराएं हैं, मत हैं, उनमें मतभेद है, एक जैसे नहीं है। कुछ लोग कहते हैं बाढ़ आ गई, कुछ लोग कहते हैं सूखा पड़ गया, कुछ लोग कहते हैं कि अग्निकांड, बहुत भीषण अग्निकांड हुआ और उससे सब जलकर राख हो गया। कुछ लोग ये कहते हैं कि बाहरी आक्रमण होता है या यहाँ से लोग माइग्रेंट हो जाते हैं, यानी पलायन कर जाते हैं, प्रवास कर जाते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं। अब इसमें से ये दावा किया गया है, तो ये कौन सा आईआईटी है, वहाँ का शोध है। क्वेश्चन नंबर 80, तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। ये आईआईटी खड़गपुर का दावा है कि इस प्रकार से सूखा का परिणाम निकलता है कि ये सभ्यता नष्ट हो जाती, लंबा सूखा पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 81, गलत का चुनाव करना है। तो ऋग्वेद के 3रे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है और इसे विश्वामित्र ने लिखा था, महर्षि विश्वामित्र ने, और यह भगवान सूर्य को समर्पित है। आप बताइए गलत क्या है? 81 डी हो जाएगा, इसमें से कोई भी जो है वो गलत नहीं। इसके बाद आगे चलते हैं। सविता को समर्पित है, तो सविता किसको कहा जाता है? ये सूर्यदेव को ही कहा जाता है। इसके बाद सभी वेदों में सबसे छोटा कौन सा है ये आपको बताना है। सामवेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद और अथर्ववेद, कौन सा वेद छोटा है? 82। तो 82 जो है इसका ए हो जाएगा। सामवेद सबसे छोटा है और इसमें ज़्यादातर जो प्रेरणा है वो ऋग्वेद से ली गई है, उसी के छंद हैं, उनको यहाँ पे संगीतबद्ध किया गया है। 83 को देखिए, यहाँ पर प्रयाग स्तंभ लेख के बारे में कहा गया है। इसकी रचना किसने की? महासेना, वीरसेना, विष्णुसेना, कोई नहीं। इसमें से कौन सा था? तो 83 का डी हो जाएगा। ये हरिसेन के द्वारा किया गया था। यहाँ पे महासेना वो बाहुबली वाली महासेना नहीं है, ये नाम है, महासेन नाम है असल में। ठीक है, ये हिंदी से, अंग्रेजी से हिंदी ट्रांसलेशन किया गया है। तो यहाँ कोई नहीं होगा, असल में नाम क्या था? हरिशेन या हरिसेन था। ये कुछ चीज़ें हैं। इसके बाद चलते हैं आगे 84, यहाँ पर चूज करेक्ट, सही का चुनाव आपको करना है। तो राजा पोरस ने हाइडेस्पीस का युद्ध लड़ा था और सिकंदर के खिलाफ हाथियों का इस्तेमाल उसमें किया था। इसके बाद ये कहा गया कि चंद्रगुप्त मौर्य ने पूरे भारत में विजय में हाथियों का इस्तेमाल किया था और हाथी अशोक की सेना का भी हिस्सा थे। हाथियों के चलते ही कलिंग वाले क्षेत्र पर आक्रमण किया जाता है, हालांकि और भी कारण होते हैं। तटवर्ती इलाका उन्हें चाहिए था और हाथियों और वन्य उत्पादों की आवश्यकता भी थी। तो दोनों ही कारण होते हैं जिसकी वजह से कलिंग पर अंतिम चढ़ाई की जाती है। तो वो अलग बात है। यहाँ से बताइए सही क्या है? 84। तो 84 जो है इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। ये तीनों ही सही है। हाथियों का उस समय बड़ा ही महत्व हुआ करता था और हाथियों की सेना ये कुचलने के लिए काम आती थी। जैसे शत्रु का दल ज़्यादा है तो उसमें छोड़ दिया जाता था, हाथी कुचल डालते थे, ये होता था। हालांकि ये उतने फुर्तीले नहीं होते थे जितना कि घोड़े, और इसीलिए बाद में दिक्कत होती है। जब बाहर से अरबी और तुर्की लोग आते हैं तो वो घोड़ों का इस्तेमाल जानते हैं और घुड़सवारी में इतने निपुण होते हैं कि वो रफ्तार पकड़कर आगे निकल जाते हैं और हाथी पीछे रह जाते हैं। तो ये भड़का देते हैं हाथियों की सेना को और दिक्कत हो जाती है। तो यहाँ हारने का ही कारण बन जाते हैं, लेकिन शुरुआत में ऐसा होता था। तो यहाँ से पहला, दूसरा और तीसरा। इसके बाद चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 85, गलत का चुनाव आपको करना है। तो जिस समय सिकंदर भारत पर आक्रमण करने आया था उस समय नंद वंश के शासन में सबसे शक्तिशाली राज्य मगध था और इस राजा ने करीब 2 लाख पैदल सेना, 80,000 घुड़सवार और 8,000 रथ, इसके अलावा 6,000 युद्ध हाथियों की एक विशाल सेना को रखा था। मतलब यहाँ पे मगध के शासक के पास इतनी सेना थी। और बिंबिसार मगध की राजधानी उस समय राजगृह थी। उसके हर्यक वंश के पहले शासक के तौर पर देखा जाता है और इसके पुत्र अजातशत्रु ने उसे कैद कर लिया था और सिंहासन पर आसीन होने के लिए उसे मार डाला। तो ये जो हर्यक वंश है इसे पितृहंता वंश कहा ही जाता है। मतलब बिंबिसार के बाद अजातशत्रु मारकर आसीन होता है, उसके बाद इसका बेटा इसको मार डालता है। तो इसमें बताइए गलत क्या है? 85। इसका जो करेक्ट आंसर है वो डी हो जाएगा। कुछ भी गलत नहीं है, ये पूरी जो जानकारी है ये एकदम परफेक्ट है, तो इसका डी होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 86, गलत का चुनाव यहाँ भी करना है। तो गार्गी ने विद्वानों के बीच श्रेष्ठता में अपने दावे पर याज्ञवल्क्य को बहस की चुनौती दी थी
और गार्गी याज्ञवल्क्य के जो संवाद है उसमें याज्ञवल्क्य चिढ़ जाते हैं जब डिबेट में हारने लगते हैं। पहले तो शास्त्रार्थ एकदम जमकर होता है, लेकिन गार्गी के तर्क भारी पड़ जाते हैं और इसके बाद दोनों में जब बहस एकदम गरम गरम हो जाती है तो याज्ञवल्क्य धमकी देते हैं कि चुप नहीं रहोगी तो मैं तुम्हारा सिर फोड़ दूंगा। ये बहुत प्रसिद्ध है। तो ये है। और उसके बाद हाइडेस पीस की जो लड़ाई थी ये 326 ईसा पूर्व में भारतीय उपमहाद्वीप आधुनिक पंजाब पाकिस्तान वाला जो क्षेत्र है वहां पे पंजाब क्षेत्र में झेलम के मतलब झेलम नदी के नाम पर पल्लव साम्राज्य के सिकंदर महान और राजा पोरस के बीच में लड़ी गई थी। ये कुछ चीजें इसमें दी हुई हैं। इसका जो अंग्रेजी वर्जन है उसे देख लीजिए। और इसके बाद ये कहा गया है कि खारवेल भारत में वर्तमान उड़ीसा में कलिंग का राजा था। तो बताइए गलत क्या है। ये पूरी इन्फॉर्मेशन है, इनकरेक्ट आपको तलाशना है। तो 86 का जो करेक्ट आंसर है वो ए हो जाएगा। इसमें से कुछ भी गलत नहीं है। यहाँ जो हाइडेस स्पीच के बारे में इन्फॉर्मेशन दी है और इसके अलावा खारवेल के बारे में और गार्गी याज्ञवल्क्य का जो संवाद है ये सब सही है। तो ए वाला इसका होगा। इसके बाद 87 इसमें ये कहा गया है कि सुश्रुत संहिता ये सुश्रुत के द्वारा लिखी गई थी और उसमें ये कहा गया है कि गुप्त काल के दौरान वे सबसे अच्छे सर्जन थे। ये शल्य चिकित्सक थे। इनका अपना ऑपरेशन थिएटर हुआ करता था और इनकी जो ऑपरेशन की विधियां होती थी वो बहुत निराली होती थी। पहले तो उस समय क्लोरोफार्म का इजाद नहीं हुआ था तो मरीज को मेज में बांध दिया जाता था या 4 जने पकड़ के उसके ऊपर चढ़े रहते थे और उसके बाद तब उसकी चीर फाड़ होती थी। तो लोग ऑपरेशन करवाने से अच्छा मर जाना समझते थे। फिलहाल ये बहुत ही कुशल चिकित्सक थे और टाँका लगाने के लिए धागों का नहीं बल्कि चींटियों का इस्तेमाल करते थे। जंगली चींटियों को पकड़ कर लाते थे और रोगी के घाव पर शहद लगा देते थे और शहद के लालच में ये चींटियां चढ़ती थी, घाव के दोनों सिरों को पकड़ती थी और जैसे ही अपना मुंह बंद करती थी वैसे ही पीछे का हिस्सा वो कट कर देते थे, मतलब काट देते थे और चींटी का मुंह बंद रह जाता था और टाँका वहां से जुड़ जाता था। ऐसे होता था। तो इसमें आप बताइए कि क्या है। 87 का जो करेक्ट आंसर है वो ए वाला होगा, यानी पहला और दूसरा दोनों सही है। ये उस समय के सबसे अच्छे सर्जन थे। यहाँ काल याद रखिएगा, गुप्त काल। इसके बाद 88 को देखिए। इसमें कहा गया है कि सही का चुनाव कीजिए। तो प्रयाग प्रशस्ति की रचना समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिसेन ने की थी जो कि इलाहाबाद में एक अशोक स्तंभ पर उत्कीर्ण है। समुद्रगुप्त ने एक व्यापक साम्राज्य बनाया जो कि इस तथ्य से स्पष्ट है कि उसने एक अश्वमेध यज्ञ किया था। अश्वमेध यज्ञ उस समय शानो शौकत या जो ताकत होती थी, वर्चस्व होता था, उसका प्रतीक माना जाता था। गुप्त साहित्यिक पुनर्जागरण का स्वर्ण युग चंद्रगुप्त द्वितीय का शासनकाल कहा जाता है। तो आप बताइए कि इसमें से सही क्या है। 88 ए होगा। तीनों ही सही है। गुप्त काल का जो साहित्यिक स्वर्ण युग था या पुनर्जागरण काल था वो चंद्रगुप्त द्वितीय यानी जो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य थे उनका समय माना जाता है और बाकी चीजें भी सही है। तो इसका ए वाला हो जाएगा। इसके बाद 89 को देखते हैं। सही का चुनाव यहाँ करना है। तो गुप्त काल के दौरान भूमि अभिलेखों के सुरक्षित रखरखाव के लिए जिम्मेदार अधिकारी को कर्णिका के नाम से जाना जाता था। फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल के दौरान भारत आया था और भूमि के अनुदान के द्वारा अधिकारियों के भुगतान को पहचानने वाला पहला जो था वो मनुस्मृति था। मतलब मनुस्मृति में पहली बार इस प्रकार का काम किया गया है, रिकॉग्नाइज करने का। तो ये पूरा डाटा है आपका। देख लीजिए इसमें से सही क्या है। प्रश्न आपको दिखाई दे रहा है। हालांकि अंग्रेजी वाले में 3 ही विकल्प दिख रहे हैं तो डी वाले में पहला है। इस प्रकार से है। विकल्पों को आप देखिए। 89 का जो करेक्ट आंसर है वो ए हो जाएगा। पहला, दूसरा और तीसरा तीनों ही इसमें सही है, कोई दिक्कत नहीं है और इसीलिए हम ए का चुनाव करते हैं। इसके बाद 90 को देखिए। 90 में कहा गया है कि कामंडक के नीतिसार के हिसाब से कमंडकिया और नीतिसरा इसे कहा जाता है। ये कामंडकीय है, ठीक है, और उसके बाद नीतिसार है तो इसे कहा जाता है और वाज कंपोज ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ। अब ये जो पूरी रचना है ये किस समय या किस पीरियड में कंपोज होती है, इसका कंपोजिशन कब होता है। सातवाहनों के समय में होता है या पल्लवों के समय में होता है, मौर्यों के समय में होता है या कोई नहीं इसमें से होगा। तो क्वेश्चन नंबर 90 जो है इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। ये गुप्त काल में होता है, मतलब इसका जो कंपोजिशन का पीरियड है वो गुप्त काल है, इसमें से कोई नहीं होगा। इसके बाद 91 को देखते हैं। इनकरेक्ट को आपको चूज करना है। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल के दौरान जारी किए गए सोने के सिक्कों को दीनार के नाम से जाना जाता था और चंद्रगुप्त द्वितीय ने शक राजा रुद्र सिंह तृतीय को हरा दिया और उसके राज्य का अधिग्रहण कर लिया। ये कुछ चीजें इसमें दी हुई है। तो 91 का गलत क्या है आप बताइए। देखिए इसका गलत जो है वो डी वाला होगा, मतलब कोई नहीं, इसमें से कोई भी जो है वो गलत नहीं है, सब सही है। इसके बाद 92 को देखिए। 92 में फिर से आपको यहाँ करेक्ट चूज करना है, सही का चुनाव करना है। समुद्रगुप्त ने बोध गया में मठ बनवाने के लिए लंका मेघवर्मन के बौद्ध राजा को अनुमति दी थी। मतलब ये सीलोन का मेघवर्मन था, ये किंग ऑफ सीलोन था, ऐसे आप जान लीजिए, और इसका नाम मेघवर्मन था। तो इसको परमिशन प्राप्त होती है और स्कंदगुप्त के शासनकाल में सुदर्शन झील की सेकंड बार या दूसरी बार मरम्मत की गई थी। तो आप बताइए सही क्या है। 92 और 92 का जो करेक्ट आंसर है वो बी हो जाएगा। बी का मतलब यह है कि पहला और दूसरा दोनों ही यहाँ पर एकदम सही है, पहला दूसरा सही है। इसके बाद 93 को देखते हैं। 93 में गलत का चुनाव करना है। चीनी यात्री फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल के दौरान भारत आया था। भीतरी का जो स्तंभ लेख है, गाजीपुर जिले का भीतरी नाम का ही जगह है, धुआर्जुन भीतरी, और वहां पर इनका गुप्तकालीन जो स्थापत्य है या अवशेष है वो दिखाई देते हैं। देखने योग्य स्थान है। फिलहाल भीतरी का स्तंभ लेख या जो शिलालेख है उसमें कहा गया है कि स्कंदगुप्त ने हूणों को हराया था, और सिर्फ हराया नहीं था बल्कि भारत की जो सीमाएं थी उनसे बाहर खदेड़ दिया था। इस प्रकार का वर्णन प्राप्त होता है और इस प्रकार की अद्वितीय वीरता के वहां दर्शन होते हैं। तो आप बताइए गलत क्या है। 93 इसका डी हो जाएगा, कुछ भी गलत नहीं है, सब सही है। इसमें क्या गलत हो सकता है, नॉन हो जाएगा। इसके बाद 94 को देखिए। सही का चुनाव आपको करना है। तो प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स
इस शीर्षक से वेनसांग को नवाजा गया था, वेनसांग को इसे संबोधित किया जाता था और उसके बाद यात्रियों का राजकुमार इसे कहा जाता था। गांधार स्कूल यानी जो गांधार कल्चर था, कला शैली थी, उसमें मुख्य रूप से महायान संप्रदाय ही इन्वॉल्व था और इसमें जो ग्रीक रोमन प्रभाव है वो दिखाई देता है। तो विदेशी प्रभाव तो जो गांधार शैली थी उस पर था ही और उसमें ज़्यादा साज सज्जा पर ध्यान दिया गया था, अलंकार पर, जबकि जो मथुरा कला शैली है उसमें प्राकृतिक तत्व की प्रधानता ज़्यादा है या एक तरह से नेचुरल ज़्यादा है। तो इसमें से बताइए सही क्या है? 94 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ए हो जाएगा। दोनों ही सही है। इसमें जो वेनसांग का संबोधन है वो भी सही है और ये गांधार कला शैली के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वो भी करेक्ट। इसके बाद 95 को देखते हैं। यहाँ सही का चुनाव करना है। तो कनिष्क 1000 से लेकर 126 AD ये कुषाण राजवंश का एक प्रमुख शासक था और इसने जम्मू और कश्मीर राज्य में उल्लेखनीय काम किए थे, इसलिए उसके वंशजों ने उसे देवपुत्र कहा है, अर्थात देवताओं का पुत्र। और विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना 8वीं शताब्दी के अंत या 9वीं शताब्दी के शुरुआत में पाल राजा धर्मपाल ने की थी और 1193 के आसपास बख्तियार खिलजी ने इसे नष्ट कर दिया, जो कि मोहम्मद गोरी का कमांडर था। तो आप बताइए कि इसमें से आपका करेक्ट क्या है? सही का चुनाव करना है। पूरा प्रश्न आप देख रहे हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो पहला दूसरा हो जाएगा, यानी दोनों ही सही है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है, पहला दूसरा सही है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 96, सही का चुनाव इसमें भी करना है आपको, करेक्ट चूज करना है। इन करेक्ट और करेक्ट पर ध्यान देना चाहिए। तो ऋग्वेद में 5 जन्य ये आर्यों के 5 गोत्र होने के कारण कहे जाते थे और इनका नाम पुरुष, यदु, अनुस, तुर्वशु और द्रुह्यस था। इस प्रकार से ये नाम रखे गए थे और पाटलिपुत्र की स्थापना उदयन ने की थी। ये 2 इन्फॉर्मेशन है। आप सही का इसमें से चुनाव करिए, बताइए। तो 96 जो आप प्रश्न देख रहे हैं इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सी वाला। दूसरा और पहला ये दोनों ही क्या है? सही है। पहला दूसरा कहिए चाहे दूसरा पहला कहिए, दोनों ही इन्फॉर्मेशन सही है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 97, ऋग्वेद में किस देवता के भजन की सबसे बड़ी संख्या है? मतलब सबसे ज्यादा श्लोक किसकी स्तुति में लिखे गए हैं, ये कहने का तात्पर्य है। इंद्र की स्तुति में, अग्नि की स्तुति में, विष्णु की स्तुति में या ब्रह्मा की स्तुति में? कौन से देवता हैं? तो 97 का जो करेक्ट आंसर है वो ए हो जाएगा। इंद्र की स्तुति में 250 श्लोक लिखे गए हैं और सेकंड पोजीशन जो है वो अग्नि देवता की है, जिन्हें की माध्यम बनाया जाता था। मतलब देवताओं और मनुष्यों के बीच में ये खाना और जो हवि होती थी उसको पहुंचाने का माध्यम होते थे। तो अग्नि की स्तुति में 200 श्लोक लिखे गए। तो यहाँ पर पहले नंबर पर कौन है? इंद्र है, इसलिए ए वाला सही है। स्यादवाद का संबंध किससे है ये आपको बताना है। यहाँ पर हिंदू धर्म से संबंधित है, बुद्ध धर्म से यानी बौद्ध से, जैनिज्म से या कोई नहीं। 98 और 98 का सी हो जाएगा। ये स्यादवाद ये जैन धर्म से संबंधित है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन नंबर आपका 98 था और इसका सी हो जाएगा। 99 का देख लीजिए। महावीर के पहले शिष्य कौन थे? यशोदा थी, त्रिशला थी, पावा थी या कोई नहीं था? तो आप जानते हैं कि इनके दामाद जामाली जो थे वो इनके पहले शिष्य थे और बाद में इनके अंदर अपनी महत्वाकांक्षाएं जगती हैं तो ये अपना अलग पंथ बना लेते हैं। ठीक है, तो इसमें कोई नहीं वाला विकल्प हो जाएगा। इसके बाद 100 नंबर का जो क्वेश्चन है इसको देखिएगा। कालक्रम आपको अरेंज करना है, क्रोनोलॉजी। तो नंद डायनेस्टी है, इसके अलावा हर्यक है, मौर्य है और शुंग है। आपको अरेंज करके बताना है कि कौन सा किस क्रम में व्यवस्थित होगा। तो इसका बी हो जाएगा। दूसरा, पहला, तीसरा और चौथा, यानी पहले हर्यक, उसके बाद तब नंद, उसके बाद तब मौर्य और उसके बाद शुंग। इस क्रम में से अरेंज करेंगे। तो ये सरल प्रश्न था और यहाँ पर हमने 100 MCQ जो श्रृंखला के थे उन्हें कंप्लीट किया है और सेक्शन वाइज जो मॉक टेस्ट पेपर है उनकी श्रृंखला लगातार जारी रहेगी, लेकिन इसमें इतना ही और तब तक के लिए नमस्कार।